सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मिस्टर एस के काला व्लॉग में। तो दोस्तों, आपको पता है कि स्वर्ग के द्वार खुल चुके हैं, अर्थात केदारनाथ के कपाट खुल चुके हैं। तो हमारी ये यात्रा 2024 की थी, तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार उस स्मृति को पुनः जीवित कर लिया जाए। तो हमारी ये यात्रा हमारे गृह स्थान मसूदा से लेकर केदारनाथ, बद्रीनाथ, पंचप्रयाग, पंचकेदार, पंचबद्री, जो 7 बद्रियों में से 5 बद्री है, वहाँ की हमारी ये एक यात्रा थी। और रास्ते में जो आने वाले छोटे मोटे और भी जो मंदिर थे या जो स्थान थे, देव स्थान, वहाँ की हमारी ये यात्रा रही। तो हम सीधे पहले पहुँचे हरिद्वार, हरिद्वार से फिर ऋषिकेश, और रास्ते में आने वाले जितने भी प्रयाग थे वहाँ के दर्शन हम करते हुए पहुँच गए सोनप्रयाग। सोनप्रयाग हमने नाइट स्टे किया और वहाँ से हम दूसरे दिन निकल गए त्रियोगी नारायण, जहाँ पर माँ पार्वती और भोलेनाथ की शादी हुई थी। और शाम को ही हमने केदारनाथ की चढ़ाई शुरू कर दी। सबसे पहला हमारा पड़ाव था गौरीकुंड, और गौरीकुंड में हमने स्नान इत्यादि करके फिर वहाँ से हम निकल गए केदारनाथ की चढ़ाई के लिए। तो जैसे ही गेटवे ऑफ केदारनाथ आता है तो वहाँ से मुख्य चढ़ाई शुरू हो जाती है। उसके पश्चात आपको हम भैरव चट्टी, जंगल चट्टी, हनुमान चट्टी, भीमबली आदि स्थानों से होते हुए रामबाड़ा, और फिर बाद में छोटी लिंचोली, बड़ी लिंचोली से होते हुए हम आगे केदारनाथ धाम पहुंचते हैं। तो ये हमारी यात्रा का जो स्मृति है वो आज भी हमारे दिल और दिमाग पे एक तरह से छाई हुई है। आज भी रास्ते का एक एक मोड़ हमें अच्छे से याद है, क्योंकि हम 2023 और 2024 में हम यहाँ पर जा चुके हैं। अगर बाबा ने चाहा तो 2025 में भी हम ज़रूर जाएंगे। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको यह बताने वाला हूँ कि जब आप वहाँ जा रहे हैं तो आपको किन किन बातों की ध्यान में रखना आपको आवश्यक है, क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखना आवश्यक है। सबसे पहले तो आप जहाँ की यात्रा कर रहे हैं, अर्थात चारधाम की यात्रा कर रहे हैं, या केदारनाथ, बद्रीनाथ, या हेमकुंड साहिब की, या गंगोत्री, यमुनोत्री, जो भी आप यात्रा कर रहे हैं, आपका जो भी यात्रा का पैकेज जो भी है, उसका सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक है। रजिस्ट्रेशन होने के पश्चात आपको जो भी व्हीकल आप लेके जा रहे हैं उसमें वो व्हीकल नंबर वगैरह आप उसमें डालने पड़ते हैं। और जब आप यहाँ जा रहे हो तो सबसे पहली बात यह है कि आपको सोनप्रयाग ही आपको रुकना है, और सोनप्रयाग रुक के आप कोशिश करें कि आपका जो भी आपका लगेज वगैरह है, वहाँ पर आपको लॉकर मिलते हैं, उन लॉकरों में अपना लगेज सामान रखने में केवल आपको एक हल्का बैग लेना है। उस बैग में केवल आपको गर्म कपड़े लेने हैं। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि आप जितना कम वजन हो सकता है अपने साथ में लेके जाएं। एक चार्जर ले लें अपने साथ में, पानी की बोतल ज़रूर साथ में रखें। अगर आपके पास में ऑनलाइन अगर ख़रीदी हुई कोई स्टिक वगैरह है तो वो ले, अन्यथा वहाँ पर आपको बांस की लकड़ी वगैरह मिल जाएगी, जो आप जब चढ़ाई चढ़ोगे तो आपको सपोर्ट रहेगा उसका। जूते आपके अच्छे खासे होने चाहिए, आप लोअर में आप अच्छे से चढ़ाई कर पाओगे, इसलिए कपड़े ऐसे पहने जो ढीले ढाले हों। साथ ही 2 जैकेट आपके पास में होनी चाहिए। एक जैकेट ऐसी होनी चाहिए या गर्म कपड़ा ऐसा होना चाहिए जो हल्का हो, और एक दूसरा ऐसा जैकेट होना चाहिए जो थोड़ा हैवी हो। क्योंकि आप जब ऊपर की तरफ जाओगे तो जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते जाते हो, चढ़ाई चढ़ते जाते हो, तो आपको सर्दी का एहसास होने लगता है। जब आप रुकते हो तभी ठंड लगती है, अन्यथा जब अपन चलते रहते हैं तब अपने को ठंड नहीं लगती है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप जैसे जैसे चढ़ाई करते जाते हो तो आपको लंबा रास्ता नहीं लेना है, छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर आपको चढ़ाई चढ़नी है। रास्ते में आप खाते पीते चलें, जगह जगह पानी की व्यवस्था कर रखी है तो आप पानी पीते हुए रहें, और चाय बिस्किट नाश्ता वगैरह करते रहें। जगह जगह रहने के लिए भी आपको होम स्टे की या टेंट वगैरह की ऐसे सुविधाएं हैं। होम स्टे तो नहीं है, परंतु टेंट वगैरह आपको काफ़ी मिल जाएंगे। और केदारनाथ भी अगर आप जाते हो तो आराम से पहुंचो, वहाँ पे टेंट ले सकते हैं, आप बाबा के दर्शन करो। बाबा के दर्शन करने से पहले रेतस कुंड है, रेतस कुंड से पहले ही आपका रजिस्ट्रेशन चेक होता है, जहाँ से आपको टोकन मिलता है। बिना टोकन के आपके दर्शन नहीं होते। कोशिश करें कि आप टोकन लें और फिर ही बाबा के दर्शन करें, लाइन में लगें और अच्छे से बाबा के दर्शन करें। चारों तरफ का जो नज़ारा है उसका लुत्फ़ उठाएं, थोड़ी देर वहाँ बैठे ध्यान करें, और वहाँ से फिर भैरव मंदिर आप ज़रूर दर्शन करें, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि भैरव मंदिर के दर्शन किए बगैर आपकी केदारनाथ की यात्रा अधूरी मानी जाती है। रेतस कुंड के भी दर्शन करें, जहाँ पर आप हर हर महादेव या भोलेनाथ का जयकारा लगाते हैं तो वहाँ पर बुलबुले उठते हैं। तो दोस्तों, ये हमारी जो यात्रा रही थी 2025 की, ये यात्रा है जो हमारे दिलो दिमाग पर आज भी छाई हुई है। मैं आशा करता हूँ कि जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं या जो भी भक्तजन केदारनाथ जाना चाहते हैं, बाबा उन्हें जल्दी बुलाएं।
तो मंदिर के पीछे ही भीमशिला है। भीमशिला के बारे में आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि 2013 की जो आपदाएँ थी, इस भीमशिला ने ही इस मंदिर को बचाया था, वो भी बाबा की मर्जी थी। और इस भीमशिला से थोड़ी ही दूरी पर पीछे के साइड में आदि गुरु शंकराचार्य का अंतर्ध्यान स्थल बना हुआ है। ये जो आप नज़ारा देख रहे हैं, ये भैरव मंदिर के ऊपर से लिया हुआ नज़ारा है। बहुत ही अद्भुत नज़ारा दिखता है। मान लीजिए कि स्वर्ग जैसा ही अनुभव आपको प्रदान करता है। जब आप यहाँ पर जाओगे तो आपके रोम रोम खड़े हो जाएंगे। अगर आप बाबा के सच्चे भक्त हैं, भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, तो यहाँ से पूरी केदार घाटी का नज़ारा आपको दिखाई देता है। चारों तरफ आपको बर्फ़, हरियाली ही दिखाई देती है। ये जो जगह है वास्तव में बहुत अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय है। ये मैं इस जगह के बारे में चाहे कितना भी कुछ कह दूँ इस वीडियो के माध्यम से, परंतु मैं इस जगह के बारे में बखान नहीं कर सकता। ये तो आप यहाँ जब पहुँचोगे तब आपको पता चलेगा कि ये जो जगह है वास्तव में साक्षात यहाँ पर भोलेनाथ विराजते हैं। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि जो मंदिर है, मंदिर के पीछे वाली पहाड़ी पर अगर आप देखोगे तो भोलेनाथ आपको साक्षात दिखाई देंगे। जो बड़ा पहाड़ बना हुआ है उसमें भोलेनाथ की आकृति बनी हुई है। आप अगर जा रहे हैं तो ये नज़ारा ज़रूर देखें मंदिर के पीछे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले व्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव।